नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी कीट का समेकित नियंत्रण। किसानों को कृषि उत्पाद का अच्छा बाजार भाव लेने के उपाय। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गर्मी के मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे की खेती करके उत्पादन अच्छा लेते हैं। परंतु अधिक नमी तथा गर्मी के कारण कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जिसमें एक मुख्य कीट है फल मक्खी। यह फलों को शुरुआती अवस्था से लेकर पूर्ण तैयार होने तक नुकसान पहुंचाती है। समय पर प्रबंधन न होने की दशा में किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते किसान कैसे कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी कीट का नियंत्रण करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोंता के डॉक्टर सुनील कुमार। अभी जो मौसम चल रहा है किसानों के खेत में तरबूज और मस्कमेलन, वाटरमेलन जो है ये काफ़ी है। तो इसमें हम पौधों में देखते हैं फलों में जो मुख्य समस्याएं हैं कि फल मक्खी की समस्याएं आती है। तो इससे क्या होता है, फ्रूट की बेसाई जो है डिफॉर्म कर जाते हैं इसके, और वो अच्छी शेप में नहीं लेते हैं और उसका अच्छा जो उसके टेस्ट आने चाहिए, कलर आना चाहिए, वो नहीं आता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज आदि की फसलों को फल मक्खी कीट काफी नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के प्रकोप से इन सब्जियों के फलों पर धब्बे दिखाई देते हैं। फल बाहर से देखने पर ठीक लगते हैं, किंतु अंदर से फलों के गुद्दे में छोटे छोटे लार्वा मैगेट दिखाई देते हैं। अधिक प्रकोप होने पर फल सड़कर बेल से असमय गिर जाते हैं। एक वयस्क फल मक्खी 40 फलों को प्रभावित कर सकती है। फल मक्खी कीट की पहचान। वयस्क फल मक्खी लाल भूरे रंग की, पंख पारदर्शी एवं चमकदार, जिन पर पीले भूरे सुनहरे रंग की धारियां होती है। फल मक्खी का आकार घरेलू मक्खी से कुछ बड़ा होता है। तो हम किसान भाइयों को सजेशन ये करेंगे कि आप प्रारंभिक से जब फल फूल बनने चालू होते हैं तो उस समय में फल मक्खी की जो समस्याएं होती है उसको हम 2-3 तरह से हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने फल मक्खी कीट की पहचान के बारे में जाना। इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु कीट की चारों अवस्थाओं अंडा, मैगेट, प्यूपा एवं वयस्क मक्खी को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। इस कीट के प्रकोप के प्रभाव को कम करने के लिए समस्त गिरे हुए तथा मक्खी के प्रकोप से ग्रस्त फलों को इकट्ठा कर गड्ढे में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। बेलों के आसपास घास इत्यादि है तो उसे अच्छे तरह से साफ करें। इसके बाद बेलों के जड़ वाले स्थान के आसपास निराई गुड़ाई करें, जिससे यदि फल मक्खी या अन्य कीड़ों के अंडे और प्यूपा होंगे तो वे गहरे गुड़ाई में मर जाएंगे। फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए, जिससे फल मक्खियां विशेष रूप से नर कीट इसकी ओर आकर्षित होकर इसमें फंस जाते हैं। नर कीटों की संख्या कम होने से इनकी वृद्धि नहीं हो पाती। मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप भी फल मक्खी कीट को नियंत्रण करने का एक प्रभावशाली तरीका है। एक होता है कि हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जिसमें कि नर फल मक्खी जो होता है उसमें आकर्षित होता है और उसमें वो कीटों में प्रजनन नहीं होता है, फीमेल मक्खियों के साथ वो पॉपुलेशन नहीं करता है और उसका नेक्स्ट जनरेशन का बर्बाद नहीं होता है। तो हम इससे क्या करते हैं कि उसके जनरेशन को रोकते हैं बर्बाद करने में। तो एक मैकेनिकल होता है। दूसरा होता है कि अगर हम ये फल मक्खियाँ हमारे फलों पे बैठे नहीं, फलों को रस चूसे नहीं, तो हम नीम तेल का छिड़काव करते हैं। नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से
आप 7 दिन 10 दिन के फसल अंतराल पे अगर छिड़कते रहते हैं तो इससे आपके फलों पे फल मक्खी नहीं बैठेगी। और इस नीम तेल का खासियत ये होता है कि इससे रस चूसक कीट जो होते हैं, मच्छर माऊ जो होते हैं या मकड़े जो होते हैं, वो ज़्यादा बैठते नहीं हैं और वो भी मर जाते हैं, उसके अंडे भी मर जाते हैं। और इस नीम के तेल से जो बेनिफिशियल मित्र कीट होते हैं उससे भी उसके भी बढ़वार होते हैं। तीसरा जो होता है वो हम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं जब फल छोटे छोटे आकार को, जो हमें अभी करीब 15 से 20 दिन का समय हो, तब उस समय हमें रासायनिक दवाएं कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, डाइफेंट्रोथ्रोन आता है और या इमिडाक्लोपिड आता है। इससे हम आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तो हम जो है फल मक्खी की समस्याएं को हम प्रबंधन कर सकते हैं। और जब हम फल मक्खी का प्रबंधन करेंगे तो इससे हमारा अच्छा से अच्छा फल बनेगा और उसकी क्वालिटी आएगी, शेप आएगा, साइज आएगा और मार्केट में भाव आपको अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से हम फल मक्खी का प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंत तक हम इसका प्रबंधन करके अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर आप जो सवाल और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान कड़ी मेहनत करके विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, लेकिन कई बार किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव मिले, इसके लिए आप उपज को मंडी में बेचते समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर SK शर्मा से। राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको विदित है, रबी की फसलें कट चुकी हैं और आप लोग अब इस समय सभी फसलों को इकट्ठा करके और भंडारण कर रहे हैं या मंडी लेकर के जा रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल उत्पाद को बेचने का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का मंडी में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहें और फसल उत्पाद की ग्रेडिंग करके सही समय पर मंडी में ले जाएं, तो अधिक लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, मंडी में जहाँ लेकर के हम जाते हैं, कोई भी फसल हो, चाहे आपकी गेहूं हो, जौ, चना, सरसों हो या फिर आपके सब्जियां हैं, मंडी में उसी फसल की कीमत ज़्यादा अच्छी मिलती है जो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। और ज़्यादा अच्छी दिखाई कब देती है? जब हम उसकी ग्रेडिंग परफेक्ट तरीके से करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से छटाई करके और अच्छी चीज़ को अगर हम इकट्ठी करके लेके जाएंगे, ताकि आपको पैसे ज़्यादा मिल सके।
ग्रेडिंग। किसान भाइयों, आपको अनाज और सब्जियों का बाजार में अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण अवश्य करें। श्रेणीकरण में पहले कटे, फटे, टूटे दानों और सब्जियों एवं कंकड़ पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों, सब्जियों की सफाई करें, फिर ग्रेडिंग करना शुरू करें, जिसमें कृषि उत्पाद के आकार प्रकार के आधार पर बड़े दानों, सब्जियों को प्रथम श्रेणी में रखें, मध्यम आकार के दानों, सब्जियों को दूसरी श्रेणी में रखें और छोटे आकार को तीसरी श्रेणी में रखते हुए ग्रेडिंग करें। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ग्रेडिंग की वजह से एक तो मार्केटिंग में सुविधा होती है, क्योंकि आजकल आम उपभोक्ता जो है वो पूरी तरह जागरूक है, उसे हर चीज़ की ग्रेड का पता है, स्टैंडर्ड का पता है, कितने स्टैंडर्ड के हैं, तो उसी के हिसाब से वो पैसा देता है। तो एक तो आपको इससे मार्केटिंग की एक सुविधा अच्छी मिल जाती है, आपको आसानी से आपका माल बिक जाएगा और आपको पैसा अच्छा मिल जाएगा। ग्रेडिंग उत्पाद के लिए बाजार का विस्तार भी करता है। अगर ग्रेडिंग है और बाजार नहीं भी है लेकिन अच्छी चीज़ की क्वालिटी है तो आदमी तुरंत वहाँ जाएगा कि हाँ यार इसके पास माल अच्छा मिल रहा है। यानी एक तरीके से बाजार को बढ़ाने का भी काम आप एक अच्छी ग्रेडिंग करके कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेडिंग जो है विज्ञापन, भंडारण, घाटे और व्यक्तिगत निरीक्षण आदि की लागत को भी कम करता है, क्योंकि आप अगर रोक करके रखोगे, स्टोरेज रखोगे, आपको उसे 4-6 महीने संभाल के रखना पड़ेगा, उसका खर्चा जो आएगा, बिजली भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेबर भी उसमें लगती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कम होगी अगर प्रॉपर ग्रेडिंग करके और हम मार्केट में तुरंत उस चीज़ को भिजवा देते हैं। तो अगर आप ग्रेडिंग करके इसकी भंडारण कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो भी निश्चित रूप से आपकी चीज़ की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आगे भविष्य में आपको 2 पैसे उससे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का अनाज है, सब्जी है, आप उसकी ग्रेडिंग अलग अलग 3 स्तरों में हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। एक एकदम परफेक्ट जो है मार्केटिंग के हिसाब से, उसको अलग छांट लीजिए। एक थोड़ा हल्का जिसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, अगर विशेषकर हम सब्जियों की बात करें तो हल्के हल्के दाग वाले जैसे टमाटर है या मिर्च है, तो उनको एक अलग मंडी के हिसाब से कि भाई ठीक है ये माल इतना हमारा है तो उसकी थोड़ी रेट, लेकिन अगर हमने मिक्स कर दिया तो सारे के सारे माल की कीमत एक जैसी लगेगी। वहीं आपने अलग अलग कर दिया तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसका आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, जो थोड़ी कम है उसका थोड़ा कम मिलेगा, और जो ख़राब वाली क्वालिटी है उसका भी कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मार्केट जाने से पहले निश्चित रूप से अपने उत्पादन का ग्रेडिंग करें और ग्रेडिंग करके ही मंडी तक आप पहुँचे ताकि आपको पैसे ज़्यादा मिल सके। कृषि उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां या फल को मंडी या बाजार तक सुरक्षित ले जाने के लिए अच्छे ढंग से पैकिंग करना चाहिए, ताकि अनाज, सब्जियां, फल परिवहन के दौरान खराब ना हो और उनकी गुणवत्ता बनी रहे। किसान भाई, अपने उत्पाद को बाजार में ले जाने से पहले मंडी भाव की जानकारी अवश्य लें। इसके बाद विक्रय के लिए अपने कृषि उत्पाद ले जाएं। यदि बाजार में अनाज, सब्जियां या फल की आवक एक समय अधिक हो तो ऐसी दशा में कुछ दिनों के लिए उत्पाद को भंडारण करें और जब उचित मूल्य मिले तब मंडी या बाजार में बेचने के लिए ले जाएं। ऐसा करने से किसान को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा और समृद्ध होंगे। पैसा ज़्यादा लेने का एक तरीका और भी है कि आप एक ही मंडी पर निर्भर ना रहें, अपने अड़ोस पड़ोस की दूसरी मंडियों की भी भाव की आप जानकारी जरूर लेते रहें और जहां पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ का अच्छा पैसा मिल रहा है वहां ले जा करके उस चीज़ को बेचें। साथ ही साथ आपके जो एक्सचेंज मंच है उस पर भी व्यापार योग्य वस्तुओं को जो है आप वायदा से, स्पॉट ट्रेडिंग से आप इनको बेच सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और आजकल तो इनाम की सुविधा भी चल रही है, आप बैठे बैठे घर से ही अपने मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखते हुए ही अपने माल को मार्केट में या मंडी में बेचना चाहिए। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य में लघु और सीमांत कृषकों की संख्या सबसे अधिक है, जो कि खेती बाड़ी के साथ कई तरह के कृषि सह व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं। इन्हीं व्यवसायों के तहत आज हम चर्चा कर रहे हैं बत्तख पालन व्यवसाय की। और जो किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वह इस समय बत्तखों का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर R.K. गुप्ता। गांव के परिवेश में बतख पालन काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसमें बीमारी भी कम होती है और खर्चे भी कम होते हैं। इसमें मैनेजमेंट भी कम लगता है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं कि ये जो गर्मियों में खास तौर से जो अभी जो मौसम चल रहा है उसमें बतख पालन मुर्गी पालन से ज़्यादा अच्छा हो सकता है ग्रामीण परिवेश में। तो बहुत अच्छा होगा कि हमारे किसान भाई दो हमारे पास नस्ल हैं, एक खाकी कैम्बेल है, एक वाइट पैकिंस है। तो वाइट पैकिंस जो है तो ब्रॉयलर ब्रीड के रूप में जानी जाती है। इससे मांस का उत्पादन अच्छा होता है। और खाकी कैम्बेल जो अंडे के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो भी ब्रीड उनको सुविधाजनक लगे, जो उनकी यहाँ मार्केटिंग व्यवस्था अच्छी हो, उसको पालें और लाभ कमा सकते हैं। पानी में हम लोग रख रहे हैं, हालांकि इसके लिए पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा सा हल्का फुल्का गीला रहे, घूम फिर के ये अपना जीवन चला लेते हैं और उनको कूलिंग मिल जाती, ठंडक हो जाती है, इनको मिल जाती है। गर्मी के दिनों में खास तौर से पानी पर्याप्त रहे इनकी टंकी में, जहाँ पर हमारे किसान भाई जो गांव में नदी में, तालाब में, पोखर में या कि नाली में, जहाँ भी वो बतख पालन काम करते हैं वहाँ पर पानी होना ज़रूरी रहता है, जिससे कूलिंग उनको मिलती रहे। बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर इनको दाना पानी की व्यवस्था करते हैं वहाँ पर यह रखें कि थोड़ा सा जहाँ इनका आवास का स्थान हो उसे दूर करें, क्योंकि बार बार गीला करेंगे, दाना गिरेगा, पानी गिरेगा तो गीला होता है और जो उसकी जो बेडिंग होती है वो गीली हो जाती है, उसमें उसका ड्रॉपिंग्स भी गिरता है, उनकी लैट्रिन गिरती है, उसकी वजह से काफ़ी गंदा होता है, तो बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो हम अपने किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं हमेशा कि आप लोग उसको दाना पानी के बर्तन अलग रखें और बेडिंग अलग रहे, जिससे कम से कम महीने में 2 बार ही सफाई करनी पड़े। तो उस प्रकार से हमारे किसान भाई जो करते हैं तो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहता है, बीमारियां भी कम होती हैं और जो बतखें रहती हैं स्वस्थ रहती हैं और ज़्यादा हमारे किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों अक्सर बतख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बतखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। मुर्गियों का जो आहार होता है और बतख का आहार होता है बिल्कुल करीब करीब बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं कि मक्के की जगह में इसमें गेहूं का दलिया मिलाते हैं। गेहूं का दलिया होने से इसमें क्या फंगस का प्रॉब्लम नहीं रहता है। एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो एक विशेष प्रकार की फफूंद होती है जो इनके लीवर को डैमेज करती है, टॉक्सिकेशन हो जाता है, लीवर काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारी बतखें मरती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कभी भी हम बतख का दाना बनाते हैं तो उसमें मक्के की जगह में हम गेहूं की दलिया का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, गर्मी के टाइम में इनका जो फीड रहता है वो ज़्यादा गीला दें, जिससे पूरा मतलब फूल जाए
और चूंकि इनकी गर्दन लंबी होती है, खाने में आसानी होती है गीला दाना को, तो सूखा दाना बिल्कुल ना दें, नहीं तो चोकिंग का भी डर रहता है। और करीब जो एडल्ट जो वयस्क हमारी बतखें हैं वो करीब 130 ग्राम के आसपास का ये आहार इनको रोज़ का चाहिए होता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको 60 से 70 ग्राम, और जो छोटे चूजे हैं वो 40 ग्राम के आसपास उनको फीड लगता है पर डे। तो उसी प्रकार से हम दाना उपलब्ध कराएं, पर्याप्त मात्रा में रहे। किसान भाइयों, वैसे तो बतखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बतखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। साथ में उसके जो कुछ जो लीवर को सपोर्ट करने वाली जो मेडिसिन हैं उसको पीने के पानी में लगातार देते रहें, महीने में कम से कम 2 या 3 बार दें, जिससे इनका लीवर स्ट्रांग रहता है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। हेपेटाइटिस की बीमारी इसमें ख़ास तौर से ज़्यादा पाई जाती है, तो उससे बचने के लिए हमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश हमने अपने किसान भाइयों को कई बार दिया है कि लीवर स्टेट और जो बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयां हैं जो पीने के पानी में देंगे तो ये तकलीफ बिल्कुल उनको नहीं झेलनी पड़ेगी और हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भाटेवर, जिला उदयपुर के कृषक दिवाकर सिंह ने। आप लहसुन के श्रेणीकरण और भंडारण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दिवाकर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। लहसुन एक रबी फसल की बहुत महत्वपूर्ण फसलों में से एक फसल है, जो कि एक स्पाइसेस क्रॉप में से जानी जाती है। और जो लहसुन है ये इसकी जो बुआई होती है सितंबर अक्टूबर में करके जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। ये लगभग लंबे दिनों वाली फसल है। इसको लॉन्ग डे और शॉर्ट डे के रूप में जाना जाता है। लहसुन की खुदाई हेतु परिपक्वता की पहचान। किसान भाइयों, जिस समय लहसुन की पत्तियां पीली पड़ जाएं और सूखने लग जाएं, तब फसल को परिपक्व समझना चाहिए। इसके बाद सिंचाई बंद कर देनी चाहिए और 15 से 20 दिनों के बाद कंदों की खुदाई कर लेनी चाहिए। जब इस लहसुन की खुदाई करते हैं तो उससे 10 से 12 दिन पहले खेत में सिंचाई रोक देते हैं, जिससे इसमें जो अंदर गांठ होती है, कलव होती है, उसमें नमी की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और भंडारण में खराब होने की जो संभावना है वो घट जाती है। जब इसकी नेकफाल 50% गिर जाती है, पत्ती ऊपर से गिर जाती है, तब अपने खुदाई कर लेते हैं। खुदाई करने के बाद में लहसुन में 2 से 3 दिन तक क्योरिंग करना पड़ता है। क्योरिंग का तात्पर्य ये होता है कि उस खुदाई करने के बाद जो गांठ होती है, कलव होती है, बल्ब होता है, इसको खुदाई के बाद में 3 से 4 दिन तक पत्ती सहित ही ऐसे का ऐसे उसको रख देते हैं। इसको ड्राइंग भी कहते हैं। और डिहाइड्रेशन करना है अपने को, प्राकृतिक रूप से क्योरिंग करना है, तो इसको क्या करते हैं कि रूम टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और इसको 12 से 24 घंटे तक रहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल क्योरिंग भी कर सकते हैं। क्योरिंग करने के बाद में इसकी जब अपने ऊपर की जो लीफ होती है उसको हटा देते हैं और इसको स्टोरेज कर लेते हैं। खुदाई के बाद कंदों को 3 से 4 दिनों तक छाया में सुखा लेते हैं। इसके बाद कंद से 2 से 5 सेंटीमीटर छोड़कर डंठल को काटकर अलग कर देते हैं। फिर इन कंदों को सूखे स्थान पर रखते हैं।
लहसुन के कंदों को भंडारित करने से पहले श्रेणीकरण करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बड़ी गांठें, मध्यम एवं छोटी गांठों के रूप में श्रेणीकरण करते हैं तथा सड़े गले एवं कटे फटे इत्यादि कंदों को अलग कर देते हैं, जिससे कंद सड़ने की समस्या कम हो जाती है और ग्रेडिंग किए कंदों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है। लहसुन के कंदों की पैकिंग। लहसुन की पैकिंग जालीदार जूट के बोरों में की जाती है। इसके अलावा नायलॉन नेट वाले बैग्स जिसमें हवा का आदान प्रदान अच्छे से हो, उसमें श्रेणीकरण किए गए कंदों की पैकिंग की जाती है। इसके लिए मानक 18 किलोग्राम और 25 किलोग्राम एवं 50 किलोग्राम के बोरे पैकिंग हेतु बनाए गए हैं। इस तरह से लहसुन का पैकिंग करना अच्छा रहता है। लहसुन का भंडारण। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं और जब इसका बाजार में भाव अच्छा मिले उस समय बेचे तो किसान भाइयों को अधिक फायदा होगा। प्याज और लहसुन इसके भंडारण के लिए जो नमी होती है वो कम रखते हैं। एग्जैक्ट जो नमी की प्रतिशत है वो 64 या 65% और एक रेंज में रखें तो 60 से 70% नमी होनी चाहिए उस स्टोरेज की, उस भंडारण क्षेत्र की। और जो तापक्रम है वो 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 0 से एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होता है वो 0.5 से लेके 2 डिग्री तक टेम्परेचर रखते हैं। तो इस तरह से वो लहसुन उसमें स्प्राउटिंग नहीं होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। छोटी सी चूक हो सकती